नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां आज आपको इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। वैसे अगर हम साधारणतया बात करें तो इन सभी टॉपिक के विषय में क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अभी तक आप काफी कुछ प्राप्त कर चुके हैं जानकारियां, चाहे भूमि हो, मृदा हो, जल हो, प्राकृतिक वनस्पति हो या फिर वन्य जीवन संसाधन ही क्यों ना हो, सभी कुछ आप अभी तक क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी। प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए इस वीडियो को देखने के बाद में सारे वीडियोस देखना, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमने आप सभी लोगों से कहा था कि 3 दिनों में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे क्लास 8 की। देखिए, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ओके, और मैं चाहता तो 3 दिनों में कंप्लीट भी कर देता, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आपको एक एक टॉपिक को डीपली समझना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये वीडियो भी 1 घंटा से ऊपर का होने वाला है, तो हो सके अगर आप इसे एक बार में नहीं देख सकते हैं 2 बार में देख लीजिएगा, बट पूरा देखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो सबसे पहले हम भूमि को डिस्कस करेंगे, फिर मृदा आएगी, फिर जल आएगी, इसी प्रकार से अन्य सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की। क्लास 7 के एनसीईआरटी में भूमि के विषय में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। ओके, तो जो टॉपिक आपको पहले से पता है उन पर हम कम फोकस करेंगे, और जो टॉपिक यहाँ पर नए मिलेंगे उन पर हम डीपली यानी कि बहुत गहराई से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, यानी कि भूमि जो है ये एक प्राकृतिक संसाधन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। समझना, हमें इसका एग्जैक्ट पता है कि 29% भाग पर भूमि पाई जाती है और 70% भाग पर आपका जल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 में दिया गया है कि 30% भाग पर भूमि पाई जाती है। ऐसा ही एक बार क्लास 6 के एनसीईआरटी में हुआ था, मैंने अपनी तरफ से एग्जैक्ट रख दिया था और नीचे फिर कई सारे क्वेश्चन आए थे कि सर एनसीईआरटी में इतना दिया गया, आपने ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, तो आप चाहें अगर तो जो एग्जैक्ट है यानी कि 29% वो भी याद यहां पर कर सकते हैं। अगला पॉइंट, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। ठीक है, शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। अब यहां पर समझना, देख कितना लंबा आंकड़ा जाता है। ये आपकी हो गई क्या, भूमि। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये संपूर्ण जो है पृथ्वी। अब संपूर्ण पृथ्वी के केवल 30% भाग पर, यानी कि कुछ इतना भाग यहां पर क्या है कि भूमि पाई जाती है। बाकी का जो 70% वाला ये एरिया है, यहां पर क्या है, जल पाया जाता है। अब जो ये आपका 30% वाला एरिया है, इस 30% के 30% भाग में केवल पूरे विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। केवल 30% भाग में जो संपूर्ण विश्व में जितनी जमीन पाई जाती है उस जमीन के केवल 30% भाग पर विश्व की 90% लोग रहते हैं, जितनी भी जनसंख्या है। ठीक है, बाकी का जो ये 70% भाग है, ठीक है, ये मुख्यतः यहां पर क्या है कि या तो विरल जनसंख्या यानी कि बहुत ही कम लोग रहते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर दूरी पर एक मकान बना हो। ठीक है, या तो यहां पर कोई भी नहीं रहता है। कैसे, भी आप आगे समझेंगे। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब आपसे अगर कोई कहे कि जाओ भाई अंटार्कटिका में रहो जाकर के, क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आप रेत पर रहो जाकर के, रेगिस्तान में जहां पर केवल रेत रेत पाई जाती है, अगर आप बैठ जाओ तो पीछे से नीचे जलने लगे, ठीक है, तो क्या आप वहां पर रहोगे? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा ही यहां पर भी है। जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का केवल 30% भाग ही जो जहां पर जमीन जो पाई जाती है, जमीन के 30% भाग पर ऐसा स्थान है वहां की जलवायु और भूमि रहने योग्य है। ठीक है, बाकी जो 70% भूमि है वहां पर या तो पर्वत पाए जाते हैं, या तो पठार हैं, या तो पहाड़ हैं, या तो वहां पर नदियां हैं,
ठीक है, या तो वहां पर क्या है कि अत्यधिक उच्च जलवायु हो, या मतलब अत्यधिक उच्च तापमान होगा, या तो अत्यधिक निम्न तापमान होगा। उच्च तापमान का अर्थ है कि ऐसा रेगिस्तान जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, और निम्न तापमान का अर्थ है ऐसा रेगिस्तान जहां पर गर्मी मतलब पड़ती नहीं, मतलब ठंड बहुत अधिक पड़ती है, जैसे कि अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर इतना याद रखें, ये आंकड़े दिए गए हैं कि जो पूरे विश्व का 29%, या फिर आप 30 भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 29% भाग पर भूमि पाई जाती है। ठीक है, और इस 29% भूमि के 30% भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। ठीक है, ये दो आंकड़े हैं, याद कर लीजिएगा। अब जो जनसंख्या का वितरण है ये असमान क्यों है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है जलवायु की वजह से। ठीक है, विभिन्न जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जो विश्व के विभिन्न भाग है वहां पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। इसका कारण क्या है, जलवायु। ठीक है, और पहाड़ हो गए, पठार हो गए, ये सब जलवायु के आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगला पॉइंट मिलता है आपको भूमि उपयोग। अब भाई देखिएगा, भूमि उपयोग को आप तीन तरह समझेंगे। ठीक है, भूमि उपयोग जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो भूमि में सबसे पहले हम उपयोग को डिस्कस करेंगे कि भाई भूमि का उपयोग हम किस किस काम के लिए करते हैं। दूसरा, किन किन कारकों के लिए करते हैं, इनके भौतिक कारक क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा, इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर समझ। देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो यही। इस चैप्टर में आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे, सबसे पहले उसका उपयोग, ठीक है, फिर उसके बाद में जो उसका मतलब उपयोग की वजह से जो होने वाली हानियां हैं उसका समाधान, तीनों चीजें देखने को मिलेंगी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपयोग को डिस्कस करते हैं। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि यानी कि खेती हो गई, वानिकी, वानिकी का अर्थ होता है वन वगैरह लगाना, पेड़ पौधे लगाने। ठीक है, तो वन हो गया, काफी क्षेत्र में वन पाया जाता है, तो एक हो गया कृषि, दूसरा वानिकी, तीसरा खनन। ठीक है, खनन काफी तेज होता है, आपने खनन माफिया के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो खनन, तीसरा सड़क और उद्योगों की स्थापना। ठीक है, चौथा, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उपयोग हैं, जिनके लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, और साधारणतः इसे ही भूमि उपयोग कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि भूमि उपयोग किसे कहते हैं, ठीक है, तो यही है, याद कर लीजिए, पूरी डेफिनेशन है, ऐसे आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगला पॉइंट है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भूमि का उपयोग हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, ठीक है, भौतिक कारक क्या है इसके द्वारा निर्धारित किया, जैसे कि भूमि की स्थलाकृति कैसी है। ठीक है, भूमि की स्थल आकृति कैसी है, अगर ये समझिएगा कि मतलब अगर ऐसी भूमि है जहां पर कोई रह नहीं सकता तो उस भूमि का उपयोग अलग प्रकार, जैसे कि पठार है। ठीक है, तो पठार पर आप वहां पर फसल तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला वाला एरिया हो गया जहां पर कोयला ही कोयला पाया जाता है, तो वहां पर आप खनन ही करेंगे। ठीक है, वहां पर आप खेती तो नहीं करने लगेंगे जाकर के। तो स्थल की आकृति देखी जाए। दूसरी, मृदा, यानी कि वहां की मिट्टी कैसी है, ऐसा तो नहीं तो आपकी वहां पर रेत ही रेत पाई जाती है, बालू ही बालू है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वहां पर मतलब एक अलग प्रकार की मृदा जहां पर फसल नहीं उग सकती है। ठीक है, अगला जलवायु, भाई वहां की जलवायु कैसी, जैसे कि आपने देखा होगा जो गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं शरद ऋतु में होता है। अगर आप धान देखेंगे तो धान जो होता है ये गर्मियों में होती है, और गेहूं सर्दियों में होती है। तो वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु के आधार पर उस भूमि का उपयोग किया जाता है। तीसरा मिलता है खनिज और जल की उपलब्धता। खनिज और जल की उपलब्धता, देखिए जो मिट्टी होती, जो भूमि होती है, भूमि पर खनिज भी पाए जाते हैं, मिट्टी में खनिज भी होते हैं, और जल की उपलब्धता भी होती है। तो खनिज और जल की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर हम उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो मतलब पानी होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान हो या फिर गर्म रेगिस्तान हो। हमने रेगिस्तान के बारे में आपको पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान जैसे कि आपका ये अंटार्कटिका हो गया, लद्दाख वाला एरिया हो गया। ठीक है, सॉरी लद्दाख नहीं, कश्मीर वाला एरिया, जैसे जहां पर बर्फ ज्यादा होती। ठीक है, जैसे कि मतलब हम क्या बताएं आपको, सियाचिन वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो एक ठंडा रेगिस्तान है। और जब आपका ये समझिएगा कि यहाँ पर अपना जो एरिया है क्या कहते हैं, सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया सहारा रेगिस्तान पर पूरा चैप्टर था, आई थिंक आपने उसे देखा होगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, ये कुछ जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है कि वहां पर कितनी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, प्रौद्योगिकी वहां पर कैसी है। तो ये कुछ भूमि उपयोग के महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि आपको समझने चाहिए। अगला पॉइंट, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां
गतिविधियों के प्रसार का निम्नीकरण, प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। इसको समझिएगा। सबसे हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि भूमि का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो ये हो गया कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना, ठीक है, इन चीजों के लिए करते हैं। दूसरा, किन किन कारकों के लिए, यानी कि भौतिक कारक क्या है इसके, तो सबसे पहले हो गए स्थलाकृति, यानी कि स्थल की आकृति कैसी, उसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, खनिज के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर, और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या हो गई, प्रौद्योगिकी, इसके आधार पर भूमि का उपयोग करते हैं। तीसरा मिलता है आपको कि इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है, जब आपने भूमि का उपयोग किया, ठीक है, तो इससे समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। तो इसको समझिए, वर्तमान जो है, मतलब वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं, इसके प्रसार से क्या हो रहा है कि निम्नीकरण हो रहा है। अब कई लोग निम्नीकरण का अर्थ नहीं समझेंगे। निम्नीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी, यानी कि जो भूमि है, जिस मृदा पर आप खेती कर रहे हो, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। आजकल लोग क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में उर्वरक डालते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में रासायनिक कीटनाशक डालते हैं। इससे क्या होता है, जो उसके अंदर का केमिकल होता है वो मिट्टी में मिलता है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। अगला, भूस्खलन। अब भूस्खलन का अर्थ तो आज आई थिंक कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। भूस्खलन में क्या होता है कि मतलब ये धरातलीय हलचलों, जैसे कि पत्थर खिसकना हो गया, ठीक है, इसके पत्थर गिरना हो गया, ठीक है, और पथरीली मिट्टी का बहाव हो गया, ये ऐसे इसमें अत्यधिक उदाहरण आते हैं। क्या होता है कि जब भारी वर्षा आ गई, फिर बाढ़ आ गई, फिर भूकंप आ गया, तो इनकी वजह से भूस्खलन वगैरह होता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख समस्या निकल के आती है। तीसरी है मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन कब होता है, आपने देखा होगा, जब पानी काफी तेज बरसता है तो मिट्टी कट के बहने लगती है, मिट्टी का कटान होने लगता है, ठीक है, तो मिट्टी कट के बहने लगी, एक मृदा अपरदन भी बड़ी समस्या है। तीसरी है मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा। मरुस्थलीकरण किसे कहते जानते हो? मरुस्थलीकरण, इसका अर्थ होता है कि किसी भी मृदा का शुष्क या फिर अर्ध शुष्क हो जाना। शुष्क का अर्थ होता है उसमें से नमी चली जाना, उसमें से पानी की जो मात्रा है, उसका मतलब पानी की मात्रा कम हो जाना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुष्क या फिर अर्ध शुष्क हो जाना, मरुस्थलीकरण हो जाना, ठीक है। जैसे कि रेगिस्तान हो गया, उसे मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, जहां पर पेड़ पौधे, बहुत ही कम कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये प्रमुख खतरा है अपने भूमि के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, भूमि संसाधन का संरक्षण। जो भूमि है ये, इसका संरक्षण कैसे किया जाए। हमने उपयोग डिस्कस किया, कारक डिस्कस किए, समस्या डिस्कस की। अब समाधान क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। वनारोपण, वन रोपण, ठीक है, तो सबसे पहला कारक यही है। जहां कहीं भी आप देख रहे हैं कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है, वहां पर आप वनों को लगाइएगा, वनारोपण कीजिएगा। भूमि उद्धार, ठीक है, तो वनारोपण, भूमि उद्धार एक ही बात हो गई, ठीक है, भूमि का उद्धार कीजिएगा और वनारोपण कीजिएगा, ये एक ही बात होगी। भूमि उद्धार में भी वनारोपण आ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक। अब यहां पर एक बात कही गई कि रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यानी कि जितना नियम के अनुसार दिया गया है उतना ही रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग कीजिएगा। सपोज दैट कि आपको फीवर आया और आपको डॉक्टर ने दवा दी कि भाई आप इस दवा को 7 दिनों में खाइएगा, ठीक है, यानी कि एक टेबलेट आपको डेली खानी, आप ठीक हो जाएंगे। और आप बैठ जाते, कहते कि भाई नहीं तो मुझे आज ही ठीक होना है, और आप 7 टेबलेट एक ही दिन खा लेते हैं, क्या होगा? आप डामर डोल हो जाएंगे ना, मतलब प्यारे हो जाएंगे ना भगवान को। ऐसा ही मृदा के साथ भी आजकल लोग क्या करते हैं कि मिट्टी से फसल काफी मात्रा में, मतलब हमको इसका जो फसल उगाते हैं वो काफी मात्रा में हो, इसके लिए क्या करते हैं लोग कि उर्वरकों की मात्रा अधिक कर देते हैं, अधिक खाद डाल देते हैं, ठीक है, रासायनिक कीटनाशक अधिक डालते हैं। इससे क्या होता है, मृदा जो होती है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, ठीक है। दूसरा मिलता है आपको यहाँ पर एक अतिचारण। और अतिचारण का जानते हो क्या होता है? आपने चरवाहे देखे होंगे, गांव में क्या होता है, गाय भैंस बकरी, इनको चराने के लिए लोग जाते हैं। तो जब अत्यधिक मात्रा में चराया जाएगा, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में घास को वहां से उखाड़ा जाएगा, जानवर जब घास चरते हैं तो क्या होता है, कभी कभी नहीं, लगभग हमेशा क्या होता है कि घास के साथ में घास की जड़ें भी उखड़ के आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी जो जड़ को बांधे होती है, तो वो मिट्टी वहां जड़ वहां से उखड़ जाती है और मिट्टी वहां पर खुदने लगती है। एक यहाँ पर टॉपिक और है कि आपने देखा होगा, जो हिरन होते हैं, ठीक है, हिरन का मुख्य भोजन क्या है? हिरन का मुख्य भोजन होता है पेड़ पौधे, ठीक है। अब हिरन जंगलों में होते हैं और जैसे ही छोटा सा पेड़ होता है, हिरन उसे खा लेता है। तो अगर पेड़ बड़े ही नहीं होंगे, ये अधिक अतिचारण होता रहेगा,
पेड़ उगेंगे और जानवर उसे खा लेंगे, पेड़ बड़े ही नहीं वहां पर होंगे, तो भाई इससे भी भूमि की जो भूमि का निम्नीकरण होगा, ठीक है, वहां पर पानी नहीं बरसेगा। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी कहां से बरसेगा, ये वहां पर एक प्रमुख खतरा बन जाएगा। देखो भूमि संरक्षण के लिए ये कुछ समाधान दिए गए हैं जिससे आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, हाँ, ये जो वहां पर आपने देखा, ठीक है, ये इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसको खास तौर से नोट कर लीजिएगा, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट मिलता है मृदा। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कही जाती मृदा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी कि ऊपरी भाग पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं मिट्टी ऊपरी परत होती है, ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी रहती है, जो भूमि होती है इससे निकटता से ये जुड़ी रहती है। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, चिंता मत कीजिएगा, एक एक टॉपिक समझा कर जाऊंगा। अगला पॉइंट मिलता है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, यानी कि किस स्थान पर कौन सी मृदा पाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा मृदा के कई सारे नाम होते हैं, दोमट मृदा होती है, ठीक है, एक चिकनी मिट्टी होती है, एक बलुई मिट्टी होती है, कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो जिस स्थान पर पाई जा रही स्थल रूप जो होते हैं मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अभी इसका निर्माण कैसे होता है इसके आगे एक टेबल दी गई है, तो टेबल में हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक कि वहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। कई सारे उदाहरण उसके लिए मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर थे पत्थर, ठीक है, जनक चट्टाने थी, यानी कि पिताजी थे। जनक चट्टानों को मृदा का पिताजी कहा जाता है, ठीक है, तो पिताजी ये हैं जनक चट्टाने। जनक चट्टाने अपक्षयित हुई, ठीक है, एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 6 ने क्लास 7 के एनसीईआरटी मैंने आपको अनाच्छादन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अनाच्छादन में 3 चीजें आती हैं, एक अपक्षय, दूसरा अपवर्तन और तीसरा होता है निक्षेपण। तो यहाँ पर अपक्षय की क्रिया इसके साथ में होती है, यानी कि चट्टानों का टूटना। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना क्षय कहलाता है, ठीक है, क्षय होना अपक्षय कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हुआ, कभी सर्दी कभी गर्मी, जिससे चट्टानें टूटती हैं, ठीक है। तुषार क्रिया जानते हो क्या होती है, यहाँ पर अटक जाएंगे कई सारे लोग। तुषार क्रिया का अर्थ होता है आपने अभी कुछ समय के बाद में सर्दियों में आप देखेंगे कि क्या होता है, जब रात को आप सोकर के सुबह उठेंगे, ठीक है, सुबह उठेंगे तो आप घास के पास जाइएगा, देखिए वहां पर देखेंगे आप, तो वहां पर ओस पड़ी मिलेगी। जो ओस होती है उसको ही तुषार क्रिया कहा जाता है। ओस का गिरना तुषार क्रिया कही जाती है, ठीक है, रात में जो हल्की सी ओस गिरती है उसे तुषार क्रिया कहा जाता है। पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना, ठीक है, पत्थरों का टूटना, क्षय होना अपक्षय कहलाता। तो क्या हुआ, अपक्षय की प्रक्रिया से जनक से चट्टानें टूटती हैं और इससे अपक्षयित चट्टानी पदार्थ यानी कि कंकड़ पत्थर महीन महीन बजरी टाइप की निकल के आता है बाहर, ठीक है। अब इसके साथ भी अपक्षय होता है और इसके साथ जब अपक्षय की क्रिया होती है तब बालू गाद क्ले के साथ में उपमृदा का निर्माण होता है। ये ऊपर वाली परत, ठीक है, ये वाली, ये उपमृदा वाली परत हो गई। अब इसके ऊपर क्या होता है, लगातार आपने देखा होगा पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती रहती हैं, ठीक है, जीव जंतु मरते रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऊपर वाली ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा का निर्माण होता है, ये वाली, ठीक है। ये उपजाऊ मृदा होती है, पतली सी लेयर होती है जो कि नीचे वाली जो भूमि होती है उसके साथ में, इसके साथ में बहुत ही निकटता से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है इसमें ह्यूमस और वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा का निर्माण होता है। इसमें उपजाऊ मृदा होती है, इसी में हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं और खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। अब केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो पूरी क्रिया होती है इसको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, ये बात भी याद कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको मृदा के निर्माण के जो कारक है, मृदा निर्माण के कारक, इसको समझने का अवसर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, अगर सबसे कठिन समझने वाला कोई टॉपिक है तो यही है, ठीक है। इसी में लोगों को अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझिएगा। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन होते हैं, जनक सेल का स्वरूप और जलवायु है, ठीक है। जनक सेल का स्वरूप और जलवायु, यही 2 मुख्य कारक हैं मृदा के निर्माण के। भाई जनक सेल यानी कि मिट्टी के पिताजी, ठीक है, और जलवायु यानी कि उनके संस्कार, कैसे संस्कार उनको मिले, ठीक है, 2 चीजें याद कर लीजिएगा। अभी इसको आगे हम यहाँ पर समझाएंगे टेबल की मदद से। मृदा निर्माण के अन्य कारक होते हैं, कारक हैं स्थलाकृति यानी कि स्थल की आकृति कैसी है, जैव पदार्थ की भूमिका, ठीक है, और मृदा निर्माण
के संगठन में लगा समय। ठीक है, ये अभी आप यहां पर समझ जाएंगे इस पूरे टेबल में। ठीक है, टेबल जो है ये मैंने अलग से नहीं बनाई है, चैप्टर में ही दी गई थी और उसी को मैंने रख लिया। तो ये मिट्टी है, मिट्टी में सबसे पहला दिया गया है जनक सेल के बारे में। जनक सेल जो होती है रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। कैसे समझिएगा, सबसे पहले क्या होती है, मैंने आपको बताया सबसे पहले चट्टानें होती हैं। क्या होती, चट्टानें। और चट्टानों में क्या पाया जाता है, चट्टानों में खनिज पाया जाता है। सपोज दैट, यानी कि माना कि मान लीजिएगा, गणित नहीं पढ़े लेकिन फिर भी आप मान लीजिएगा कि चट्टान में हल्की सी दरार थी। ठीक है, चट्टान में क्या थी, हल्की सी दरार थी, पानी बरसा या फिर पानी बह के इसके ऊपर आया तो क्या हुआ, चट्टान की जो दरार है उससे अंदर पानी गया। अब चट्टानों के अंदर होता है खनिज और जल में होता है H2O। H2O और खनिज की जब क्रिया होगी तो क्या होगा, चट्टानें इससे टूट जाती है, पहला। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा जो हैंड पाइप होता है, जो नल होता है, नल से जो टोटी लगी होती है, टोटी से कभी कभी क्या होता है कि एक एक बूंद पानी गिरता रहता है। अब जहां पर पानी गिरता है वो जगह पक्की हो और चाहे कच्ची हो, चाहे वहां पर पत्थर रख दो, आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस पत्थर के ऊपर धीरे धीरे गड्ढा होने लगेगा। कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो पानी की वजह से जो सैलें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उसमें भी क्या होता है, वो टूटता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हुई कि जो सैलें होती, जो जनक सैलें कैसे टूटती हैं, मृदा के बल पर। ठीक है, दूसरा हवाओं से। तीसरा, जो चट्टानें होती हैं किससे टूटती हैं, सबसे पहले पानी हो गया, दूसरा हवाएं हो गई, तीसरा हिम यानी कि वर्षा हो गई। इनसे क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं। और चट्टान से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा सबसे पहले चट्टान थी, किसी भी कारण से, जल की वजह से या फिर किसी ने तोड़ा या फिर मतलब हवाओं की वजह से या फिर बर्फ की वजह से चट्टानें टूटी। अब जब चट्टान टूटेंगी, ठीक है, तो क्या चट्टान से क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मिट्टी और दूसरा खनिज। ठीक है, क्योंकि चट्टान में खनिज भी होते हैं और मिट्टी भी होती है। जो चट्टानों से क्या प्राप्त हुआ, एक तो खनिज प्राप्त हुए और दूसरा मिट्टी प्राप्त हुई, दो चीजें हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब जो ये मिट्टी और खनिज प्राप्त हुई, ठीक है, ये चट्टान के ऊपर एक लेयर बन जाती है। क्या होता है, चट्टान के ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब जो ये लेयर होती है, ठीक है, ये क्या डिसाइड करती है, अब समझिएगा। जनक सेल कौन थे आपके, ये चट्टान थी। ठीक है, चट्टान टूटी। ठीक है, अब चट्टान किस प्रकार की थी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका रंग डिसाइड हुआ, चट्टान कैसे डिसाइड करती है। चट्टानें भी कई प्रकार की होती हैं, एक अग्नि चट्टानें होती हैं, ठीक है, एक अवसादी चट्टानें होती हैं, कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। अब मान लीजिए कि वो अग्नि चट्टान थी, तो अग्नि चट्टानें किससे बनती हैं, अग्नि चट्टानें बनती हैं लावा से। ठीक है, अग्नि चट्टानें किससे बनती हैं, लावा से बनती हैं। अब दक्कन का जो पठार है, मैंने उसके बारे में आपको पढ़ा है। ठीक है, तो दक्कन के पठार के एरिया में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको काली मिट्टी मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि वो काली मिट्टी जो है, जो दक्कन का पठार है, वो अग्नि चट्टानों से बना है। ठीक है, और अग्नि चट्टान जब टूटती हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पर मिट्टी और खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रंग कैसे डिसाइड होता है, जनक सेल यानी कि चट्टानों के बल पर, कि वो चट्टानें किस प्रकार की हैं। ठीक है, चट्टान किस प्रकार की, ये आपको सॉरी, चट्टान किस प्रकार की है, उससे जो मिट्टी बनेगी उसका रंग डिसाइड होगा कि भाई उसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, ये लौ एस की मात्रा अधिक है, या फिर चट्टान किससे बनी है। ठीक है, चट्टान में मतलब अग्नि चट्टानें हैं या फिर अवसादी चट्टानें या फिर अन्य प्रकार की है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि उसका रंग क्या होगा, गठन क्या होगा। ठीक है, और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा। देखिए, गठन जो होता है, इसे भी आपको अभी ये समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, जो रंग और गठन है ये चट्टान से प्राप्त हुआ। दूसरा, रासायनिक गुणधर्म, अभी इसको भी समझिएगा। अग्नि चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, एक मिनट, चट्टानों से जो खनिज प्राप्त होते हैं, चट्टानों के खनिज उनके रासायनिक गुणधर्म को बताते हैं कि भाई उस चट्टान में लौह अयस्क की मात्रा अधिक है या फिर सिलिका की मात्रा अधिक है। ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम अधिक है, ये जो होता है। ठीक है, चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज होता है वो रासायनिक गुणधर्म को बताता है। ठीक है, और खनिज की मात्रा तो भाई चट्टानों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, एक चीज और है, जो अग्नि चट्टानें होती हैं, जो भी मतलब मिट्टी अग्नि चट्टान से बनती है, उसमें पारगम्यता कम होती है। ठीक है, पारगम्यता कम होती है, और पारगम्यता जिसमें कम होती है उसमें क्या होता है कि वो पानी कम ग्रहण करती है, सॉरी, पानी अधिक ग्रहण करती है। हाँ, काली मिट्टी जो है आपने देखा होगा कि काली मिट्टी पानी बहुत ही अधिक ग्रहण करती है। ठीक है, तो जिससे भी मिट्टी में, यानी देखिए, अग्नि चट्टानों से जो मिट्टी बनती है उसमें पारगम्यता कम होती है, इसीलिए क्या होता है, ये पानी अधिक ग्रहण करती है। काली मिट्टी बहुत पानी खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, जो जनक सैलें होती हैं, ये मिट्टी का रंग, गठन, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, ठीक, खनिज की मात्रा, की खनिज कितने मात्रा उसमें पाया जाएगा, कौन सा खनिज है। ठीक है,
पारगम्यता को निर्धारित करती है। पारगम्यता का अर्थ है कि भाई मतलब पारगम्यता का अर्थ है जिसमें पारगम्यता कम होती है वो पानी को अधिक ग्रहण करती है वो मिट्टी, ठीक है, और जिसमें पारगम्यता ज्यादा होती है वो पानी को क्या है कि कम ग्रहण करती, ठीक है। तो ये दो कारक है, पारगम्यता यानी कि मिट्टी के पानी ग्रहण करने की क्षमता क्या है, कम है या ज्यादा है, ये भी जनक सेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला मिलता है टॉपिक आपको उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है, इसको भी समझिएगा। उच्चावच का अर्थ है, उच्चावच में आप ले सकते हैं कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, ठीक है। तो मिट्टी जो है, ठीक है, जहां पर मिट्टी बनी है ये उच्चावच तुंगता, ठीक है, जो उच्चावच होती है यानी कि मिट्टी पर्वतीय है या पठारी है, ठीक है, या फिर मैदानी है। तो ये क्या है कि उच्चावच तुंगता और जो ढाल होती है, ठीक है, ये मृदा के संचय को निर्धारित करती है कि भाई मिट्टी बजरी तो नहीं है, ठीक है, और मिट्टी कितने मात्रा में मिट्टी कैसी है, ठीक है। ये डिसाइड किस पर होता है, उच्चावच तुंगता और ढाल पर, ठीक है। उच्चावच तुंगता और ढाल क्या करते हैं, मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं कि भाई मिट्टी कितनी मात्रा में, यहाँ पर कैसी मिट्टी है, कहीं बजरी तो नहीं है, रेतीली मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, ठीक है। ये उच्चावच तुंगता और ढाल निर्धारित करते हैं। अगला, वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ये जो होते हैं ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने किसी जगह पर मिट्टी के निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी का निर्माण हुआ और यहाँ पर एक भी पेड़ पौधे नहीं है, एक भी जीव जंतु नहीं है, तो भाई यहाँ पर ह्यूमस आ जाएगा क्या, क्या यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये जो पत्थर होते हैं, पत्थरों से प्राप्त मिट्टी और खनिज, केवल दो चीजें होंगी यहाँ पर, ना तो ह्यूमस होगी। देखिए क्या होता है ह्यूमस किसे कहते हैं जानते हो, पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिर जाती हैं वो सड़गल जाती हैं, जीव जंतु आए मर गए, गिर पड़े वो सलगड़ गए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि मतलब जीव जंतु निकले, उन्होंने मल त्याग दिया वहां पर, वो मिट्टी में मिल गया, ठीक है। तो ये सभी मिलकर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो वहां पर अगर वनस्पति जात की मात्रा अधिक है, प्राणी जात की मात्रा अधिक है, सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसके जो ह्यूमस निर्माण की दर होगी वो काफी अधिक होगी, ठीक है। अगर ये कोई भी नहीं है तो भाई उसको प्रभावित होगी, यानी कि वहां पर नहीं होगी। अगली चीज, जो मिट्टी के निर्माण का समय होता है कि भाई मिट्टी कितने समय में बन रही है, ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है कि भाई मिट्टी बनने में समय कितना लगा है, ये जो इसके ऊपर मृदा परिच्छेदिका की मोटाई होती है इसको डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने मृदा परिच्छेदिका के बारे में यहाँ पर आपको बताया था, ये रही मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। तो इससे ये बनने में और इससे ये बनने में कितना समय लगा, इस समय ये जो समय होगा ये डिसाइड करेगा कि इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी, समझ रहे, और इसकी मोटाई कितनी होगी, ठीक है। और ऊपर वाला जो ह्यूमस है, ह्यूमस और जो ऊपरी मृदा होती है इसकी मोटाई कितनी है, ये मृदा परिच्छेदिका में लगा समय होगा, मतलब जो समय होगा ये डिसाइड करेगा कि इसकी मोटाई कितनी होगी, ठीक है। अगला मिलता है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं कि जलवायु, तापमान, वर्षा, ये तीन चीजें क्या होती हैं जो अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समझिएगा कैसे, आपने अक्सर अपने माँ बाप को, दादी बाबा को या फिर किसी अपने बड़े व्यक्ति को आपसे ये कहते जरूर सुना होगा कि भाई चाय पीने के बाद में पानी मत पीजिएगा। इसका असली कारण क्या है जानते हो, इसका कारण ये नहीं है कि अगर आप चाय के बाद पानी पी लेंगे तो आपको जुकाम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, पेट दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। क्या होता है जानते हो, अगर आप चाय पिएंगे तो चाय होती है गर्म, ठीक है, आपने चाय पी और आपके दांत जो हुए वो गर्मी पाकर के गर्म हो गए। अब आप अगर तुरंत ठंडी चीज यानी कि ठंडा जल पिएंगे तो क्या होगा, जो आपके दांत हैं वो उनको तुरंत से ठंडा मतलब चीज मिलेगी, ठीक है, ठंडा जल मिलेगा तो वो तुरंत ठंडे हो जाएंगे। अगर कोई चीज आपके दांत तुरंत ठंडे तुरंत गर्म होते रहेंगे तो दांत खराब हो जाते हैं इससे, ठीक है। ऐसा ही पर्वतों के साथ भी होता है। आप एक पत्थर लीजिएगा, उसे खूब अधिक मात्रा में गर्म कीजिएगा जब तक वो मतलब खूब अधिक गर्म ना हो जाए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा, ठीक है, ठंडा पानी, फिर देखिएगा वो किस प्रकार से टूटता है। ऐसा यहां पर भी होता है, जलवायु, तापमान और वर्षा, ठीक है, ये तीन चीजें जो होती हैं, अपक्षय यानी कि पत्थर का टूटना, कितने टाइम में पत्थर टूट रहा है, ठीक है, पत्थर मतलब बिखर रहा है, पत्थर का अपक्षय, पत्थर कितने समय में टूट रहा है, इसको और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। पेड़ पौधों से पत्ते कैसे गिर रहे हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे कब नष्ट हो रहे हैं, ये सब तापमान, जलवायु और वर्षा के द्वारा ही प्रभावित होता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको मृदा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। मृदा जो होती है, जो मिट्टी होता है, मिट्टी का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज
और जो पारगम्यता होती है ये कौन डिसाइड करता है? मिट्टी के बाप यानी कि जनक शैल यानी कि चट्टानें जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब उच्चावच तुंगता और जो ढाल होते हैं मृदा के संचय को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वनस्पति प्राणीजात सूक्ष्म जीव जो ये होते हैं ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय जो होता है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु तापमान वर्षा ये क्या करते हैं? अपचय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीजें आपने डिस्कस कर ली। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके सभी प्रश्नों को हम रख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मृदा का निम्नीकरण और संचय संरक्षण के उपाय। देखिए मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसका निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय यहां पर दिए गए हैं कुछ। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस बार जो आप क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में, फिर उसके उपयोग के बारे में, फिर उसकी हानि के बारे में, फिर उसके जो हम लोग उसके बारे में सुधार कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझिएगा, मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संरक्षण के लिए दो मुख्य खतरे हैं, बहुत बड़े खतरे हैं। एक तो मृदा अपर्दन जानते हो, मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, और दूसरा मृदा की क्षीणता यानी कि उसकी गुणवत्ता में कमी आना। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए यानी कि मृदा उपजाऊ बनी रहे इसके लिए बहुत बड़े दो खतरे हैं। ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है यानी कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। प्राकृतिक तरीके से कैसे जानते हो? यानी कि पानी, वर्षा और मिट्टी का हटाव हुआ, चली गई। ठीक है, मानवीय तरीका क्या है कि भाई हमने अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब संरक्षण कैसे होगा ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अगला पॉइंट, इसको देखिएगा। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक सबसे पहला क्या है? वनोन्मूलन यानी कि वन की कटाई। ठीक है, दूसरा क्या है? अतिचारण यानी कि अत्यधिक चरवाई होना, पेड़ पौधों को मतलब चर जाना। भेड़ बकरियां जो होती हैं पेड़ पौधों को खा जाती हैं, बड़ा नहीं होने देती, इससे बन नहीं उग पाते हैं। ठीक है, तीसरा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको मिट्टी को अच्छा बनाना है तो इनका मतलब उपयोग कम कीजिएगा। ठीक है, जितनी मात्रा में उपयोग होना चाहिए उतनी मात्रा में इसका उपयोग कीजिएगा, अत्यधिक नहीं। डॉक्टर ने अगर 7 दिन की दवा दी है तो उसको उस दवा को 7 दिन में ही खाइएगा, उसको एक दिन में खा करके मरना नहीं है। ठीक है, मिट्टी में ये जो 5 साल में उर्वरक डालने चाहिए उसको एक ही साल में डाल करके आप मिट्टी को की गुणवत्ता में कमी मत लाइएगा, मिट्टी का निम्नीकरण मत कीजिएगा। ठीक है, दूसरा वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये भी क्या है? मिट्टी के निम्नीकरण के बहुत बड़े खतरे हैं। ठीक है, मिट्टी की जो गुणवत्ता में कमी आती है, अधिक वर्षा होगी, मिट्टी का कटान होगा, बह के चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा खतरा है। भूस्खलन भी खतरा है, भूस्खलन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बड़े खतरे। अब इनके बारे में समझिए कि भाई इनसे हम इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां यहाँ पर दी गई हैं जिनको समझना होगा। सबसे पहली विधि है मल्च बनाना। ठीक है, तो मल्च बनाने में क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होता है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ लगा दिए, यहाँ पर पेड़ लगा दिए और बीच वाली जो भूमि है यहाँ पर जैव पदार्थ डाल दिए गए। इससे क्या होगा? जो मिट्टी है, मिट्टी की जो आर्द्रता है वो रुकी रहेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेड़ लगा दिए गए, ये पेड़ लगा दिए गए, जो बीच वाला एरिया है ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जैव पदार्थ डाल दिए गए। क्या है? ये जैव पदार्थ है, ये जैव पदार्थ पड़े हुए हैं ये। ठीक है, और ये पेड़ लगे हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? जो जैव पदार्थ होते हैं इनके ऊपर सारा प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि भाप निकलती है और पेड़ इनको अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? जो मिट्टी में नमी होती है वो रुकी रहती है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, मिट्टी से जो मिट्टी की नमी होती है वो नहीं जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है वेदिका फार्म। अब इसको भी समझिएगा। ठीक है, ये वेदिका फार्म है। आई थिंक मैं इसको क्लास 7 में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, और क्लास 8 में भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बताया। फिर समझ लीजिएगा क्या जाता है, लेकिन अधिक नहीं समझाऊंगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। चौड़ी समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। आपने देखा होगा अगर ऐसी भूमि है तो यहां पर आप पानी डालिएगा, पानी तेजी से नीचे जाएगा, अपने साथ में मिट्टी को भी काटता ले जाएगा। अब एक काम कीजिएगा, ऐसी भूमि बनाइएगा।
ठीक है ऐसी। अब यहां पर पानी डालेंगे तो पानी यहां से बहेगा और यहां पर आएगा, यहां पर रुकेगा पानी, ठीक है। और फिर यहाँ जो भी मिट्टी काट के लाएगा वो मिट्टी यहाँ पर रुक जाएगी। अब यहां से पानी क्या, पानी पानी जाएगा केवल, ठीक है। और यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पानी रुकेगा और फिर धीरे से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इससे मिट्टी का कटाव रुकता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, मिट्टी का कटाव रुका। ये वेदिका फार्म कही जाती है, ऐसी बना दे रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बीच वाली जो एरिया होता है यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं और इससे मृदा का अपरदन भी रुक जाता है। यहाँ पर चाय वगैरह की खेती की जाती है, ठीक है। ऐसी सीढ़ीदार बना दी जाती है, वेदिका फार्म होती है, ठीक है। यहाँ पर भूमि, इस भूमि पर क्या होता है कि फसलें वगैरह उगा ली जाती हैं इस भूमि पर, ठीक है। और पर्वतीय एरिया तो है ही, ठीक है। पर्वतीय एरिया, यहाँ पर भूमि पर कृषि कर ली, पानी आया तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे हुए हैं, मिट्टी को बहने नहीं देंगी। अब पानी आया, पानी भी लग गया और पानी बह भी गया, ठीक है। तो इससे काफी अधिक फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होता है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। अब इसको भी समझिएगा, क्या होता है कि मतलब समोच्च यानी कि समांतर रेखाओं में जुताई करना, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं में जुताई करना, अगर ऐसी जुताई की जाएगी तो क्या होगा, जब पानी बहे, पानी बरसेगा तो पानी बरसने के बाद में पानी का जो बहाव होगा, पानी के बहाव में क्या होता है कि इसमें मतलब अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। पानी अधिक मात्रा में और बहुत तेज यहां पर से यहां से बह के नहीं निकल सकता, ठीक है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में यानी कि समांतर रेखाओं में अगर जुताई की जाए तो इससे पानी की जो बहाव होता है इसमें कमी आती है। उससे क्या होता है, ये एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, प्राकृतिक अवरोध का निर्माण होता है जल के लिए। यहां से पानी बहता तो है लेकिन अधिक तेज मात्रा से नहीं बहता, इससे कि मिट्टी का कटान नहीं होता है। अगला पॉइंट मिलता है, देखिए इसका मैंने चित्र रखा था, ये समोच्च रेखीय जुताई का ये चित्र है, ठीक है। लेकिन समोच्च रेखीय रोधिकाओं का मैंने चित्र नहीं रखा है, इसको भी समझिएगा। समोच्च रेखीय रोधिका, इसमें क्या होता है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ये ऐसा पर्वत है, ठीक है, ये सब पर्वत पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, पत्थर, घास या फिर मृदा से क्या किया, एक रोधिका बना दी, ठीक है। एक रोधिका बना दी, अवरोध उत्पन्न कर दिया और यहाँ पर क्या किया, गड्ढा कर दिया, यानी कि एक मतलब जल एकत्र करने के लिए खाई टाइप की बना दी, जैसे कि आप नाला टाइप का बना दिया, ठीक है। नाला नहीं कह सकते, खाई कह सकते हैं। अब जो भी पानी बरसेगा यहाँ पर आएगा और नाले में भरेगा और इसके ऊपर से होकर के बहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर भर के जाएगा तो जितनी भी मिट्टी काट के लाएगा, मिट्टी को काट के लाएगा, उसमें सारी मिट्टी यहाँ पर रुक जाएगी और जो ये घास है या फिर जो पत्थर है या फिर जो मिट्टी है जिससे यहाँ पर अवरोध उत्पन्न किया गया था, उसके ऊपर से पानी पानी बह जाएगा और मिट्टी वहीं पर रुक जाएगी। इससे भी क्या होता है, मिट्टी के कटान में कमी आती, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। अगला पॉइंट मिलता है रक्षण मेखलाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यहाँ पर चित्र दिया गया, ये समझिएगा। रक्षण मेखलाएं क्या होती हैं, यहाँ पर समझ, रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, यानी कि जो हवाओं की जो तेज रफ्तार होती है, हवाओं की रफ्तार को धीमा करने के लिए क्या होता है, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। अब सपोज दैट ये मतलब काफी कई प्रकार, मतलब ये नदी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ऊंचाई से यहाँ से मिट्टी शुरू होती है, यानी कि ये भूमि रहने योग्य है। अब यहाँ से हवाएं तेजी से आई और यहाँ से टकराई, ऐसे टकराती जाएंगी, धीरे धीरे मिट्टी का कटान होता जाएगा और ये मिट्टी कट के उड़ती चली जाएगी, यहाँ से जो मिट्टी है ये उड़ जाएगी। अब इसको रोकने के लिए क्या किया है कि यहाँ पर पेड़ लगा दो, यहाँ पर पेड़ लगा दोगे जब आप, तो क्या होगा कि भाई जितनी तेज हवाएं आएंगी पेड़ उन हवाओं को रोक लेंगे, ठीक है। हवा की गति को धीमा कर देंगे और क्या होगा कि मिट्टी के कटान नहीं होगी, ठीक है। ये आपको जो मैदानी इलाके, तटीय प्रदेश होते हैं, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आपका मतलब ये है आपका कौन सा वाला, ये तटीय प्रदेश है, तट के पास में पेड़ पौधे लगा दिए, इससे मिट्टी की कटान रुकती है। और दूसरी इधर तरफ आपको ये हार्वेस्ट जोन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पेड़ लगा दिए, इससे क्या हुआ, मिट्टी की कटान इससे रुकती है, ठीक है। हवाओं की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। अगला पॉइंट जो कि आपने अगर गांव के होंगे तो आपने कभी ना कभी से देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चट्टान बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाई जाती है चट्टान बांध, ठीक है। चट्टान बांध होती है, ये नालियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। क्या होता है, चट्टान बांध बनाने से भाई काफी तेज पानी बह के आ रहा है, इनसे टकराएगा और जो मिट्टी को काट के ला रहा है वो तो यहाँ पर छोड़ ही देगा और साथ ही साथ मिट्टी का जो पानी का बहाव होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। जल के प्रवाह को कम कर देता है, प्रवाह को कम कर देता है, रफ्तार को धीमा कर देता है, ठीक है। और आगे बढ़ता है जब जल, तो इससे टकरा के जाता है, तो सबसे पहले रफ्तार कम कर देता है, दूसरी नालियों की इससे रक्षा होती है, यानी कि आसपास कटान नहीं होती है, ठीक है। आसपास यहाँ पर कटान नहीं होगी और मृदा को क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है ऐसा करने के लिए। अगला पॉइंट मिलता है बीज की फसल उगाना,
ठीक है, इसको भी समझिएगा। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि वर्षा हुई, इससे मिट्टी कट के चली गई, ठीक है, या फिर वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आलू की फसल की आई तो आलू की फसल के आसपास जो मेड़ होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, लोग राई डाल देते हैं, राई की पेड़ उग जाती हैं, फिर चारा की फसल डाल देते हैं जो चरी कही जाती है, ठीक है, जो कि पेड़ काट के जानवरों को खिलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया जा रहा है, ये मक्का या फिर चरी है जो कि लगा दी गई और बीच में अन्य फसल हो रही है, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है। इससे क्या होता है, जो वर्षा दोहन से जो मृदा को क्षति पहुंचने वाली होती है, ठीक है, तो इससे मृदा सुरक्षित रहती है, मिट्टी सुरक्षित रहती है और अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में यहाँ पर उगाई जा सकती है। आपने कई बार देखा होगा एक ही खेत में मतलब दो तीन प्रकार की फसलें कर ली जाती हैं, ठीक है, बीच बीच में फसलें उगा करके ऐसा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको टॉपिक मिलता है भूस्खलन और न्यूनीकरण क्रियाविधि, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपके लिए उपयोगी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन हाँ आपके लिए ये अधिक इंपॉर्टेंट मुझे समझाने के लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। भूस्खलन से क्या होता है, मलबा है, ठीक है, सैल यानी कि पत्थर है, ढाल है, यहाँ से क्या होता है, मिट्टी ढह जाती है और मिट्टी बहने लगती, ठीक है। इससे भूस्खलन को आप सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ पर, उत्तराखंड वगैरह में अधिक मात्रा में होता है और वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन हो जाते हैं, ठीक है। जब लंबे समय तक भारी वर्षा होती है, फिर पहाड़ कभी कभी मतलब ये जो बादल फट जाए तो इससे भूस्खलन होता है, ठीक है। अब यदि यह जो भूस्खलन होता है ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि अधिक मात्रा में मिट्टी को लेकर के नदी में डाल देता है तो वो अवरुद्ध हो ही जाएगी। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के अवसाद में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी भाग में ये काफी अधिक होता है, ठीक है, जो कि प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है, ठीक है। अब इसके न्यूनीकरण की क्रिया क्या है, यानी कि इसको रोकने की क्रियाविधि क्या है, ठीक है, इसको भी समझिएगा। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है, और उनका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है। भूस्खलन को रोकने की कुछ यहाँ पर प्रविधियां दी गई हैं जिससे आप रोक सकते हैं। सबसे पहली प्रविधि क्या है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बना करके इसमें प्रभावित होने वाले जितने भी स्थान हैं, भूस्खलन से जितने भी स्थान प्रभावित हो सकते हैं, उनको दर्शाना, उनको इंगित करना, उनको मार्क कर लेना, टिक कर लेना कि भाई हाँ यहाँ पर मतलब भूस्खलन आ सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है ये इलाका, ठीक है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सके, ठीक है, कि भाई यहाँ पर आवास ना बनाए जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन आ सकता है। और ऐसे स्थान पर जहां पर भूस्खलन नहीं आएगा वहां पर घर बनाए जाएं ताकि आपको क्षति ना पहुंचे, ठीक है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। कई बार आप देख रहे हैं कि मतलब आजकल पेड़ों की तो कटाई बड़ी मात्रा में होती है, तो जहां पर भूमि खिसक सकती है वहां पर प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर दिया जाए ताकि वहां पर भूमि ना खिसके, ठीक है, वहां पर मतलब ये अपर्दन ना हो, ठीक है, इसके लिए भूस्खलन ना हो। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका एक ही है, वो है वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी कि पेड़ पौधे लगाइएगा, घास लगाइएगा, ठीक है, घासें उगे वहां पर, पेड़ पौधे उगे, जिससे कि मिट्टी की जो होती है ये जड़ों से बंधी रहे, ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ों से मिट्टी बंधी रहे और इससे भूस्खलन ना हो, ठीक है। सबसे प्रभावी तरीका एक ही है। अगला है सतही प्रवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन, एक मिनट, माफी चाहूंगा, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाएं, यानी कि इसके एक मतलब इसके जो भूस्खलन है इसकी गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय यानी कि ऊपरी भाग पर अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाएं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वैसे इस पर प्रश्न अगर आता है तो आप लिख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया भी यहाँ पर। अगला पॉइंट जो अगला टॉपिक मिलता है आपको वो है जल के विषय में, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है भूमि को, ठीक है, जो भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। दूसरी मृदा को, मृदा में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी कैसे बनती है, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, अपक्षय कैसे होता है, ठीक है। दूसरी मृदा जनक शैलों से बनती है, ठीक है। इसके बाद में वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव मिलकर के इसमें ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरा समय जितना लगता है
उससे उतना ही अधिक मिट्टी की जो परिच्छेदिका होती है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई होती है, और जलवायु, तापमान, वर्षा, ये तीन चीजें क्या करते हैं कि जो जलवायु, तापमान, वर्षा में जो होती है ये अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो जनक शैल यानी कि जो चट्टानें होती हैं, ये मिट्टी के रंग, उसके गठन, उसके रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और उसकी जो पारगम्यता होती है, पारगम्यता का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमको बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हमने जो मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखी जुताई, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षण में खिलाएं, ठीक है, चट्टानी बांध, इसके बाद में बीज की फसल उगाना, इन सभी चीजों को डिस्कस किया। फिर भूस्खलन को डिस्कस किया, न्यूनीकरण क्रियाविधि को डिस्कस करके अब हम आ चुके हैं जल पर। ठीक है, और जल के बाद में हम जल की उपलब्धता की समस्या को डिस्कस करेंगे, फिर जल संरक्षण की समस्या को डिस्कस करेंगे, फिर जैव मंडल, पायतंत्र, और इसके बाद में कुछ और टॉपिक आएंगे, चैप्टर समाप्त होगा। वैसे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, 1.5 घंटा का लमसम पहुंचेगा। ठीक है, समझिएगा। जल के विषय में सबसे पहला पॉइंट है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ होता है ये बहुत ही जल्दी पूरित हो जाए। ठीक है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। दोनों संसाधनों को हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा होता है और अनवीकरणीय संसाधन कौन सा होता है। ठीक है, इन दोनों को आपने आई थिंक देखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, लेकिन जल जो है कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, ये हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके बाद में भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% भाग पर हम आप सभी लोग मतलब भूमि पाई जाती है, और उस 29% भाग के 30% भाग पर हम लोग रहते हैं। समझ रहे, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त होगा। हमारी पृथ्वी को जलग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले यानी कि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो था, मानवीय जीवन, ये सब कहां पर, महासागरों आदि में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये जो जितना भी जीवन आप लोग आजकल देख रहे हैं, हम आप हैं, हमारा आपका सभी का जन्म महासागरों आदि में ही हुआ था। ठीक है, ऐसा विज्ञान का कहना है। अगला पॉइंट, महासागर का जो जल है लवणीय है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं, यानी कि उस जल में नमक की मात्रा होती जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम इसका उपभोग नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, अलवण जल केवल 2.7% ही है। ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, बाकी सारा जल लवणीय है। ठीक है, और अलवण जल कितना है, केवल 2.7%। और इसका भी जो 2.7% जल है, इसका भी 70% भाग बर्फ की चादरों में, हिम नदियों में, ठीक है, हिमानियों में, और बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में कहां पर, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। समझ रहे, मतलब एक तो कंगाली और उसमें भी आटा ढीला। समझ रहे ना, से 2.7% जल ही है जिसका उपयोग कर सकते हैं, उनमें 70% भाग कहां पर, बर्फ हो गई, बर्फ की चादरों में, हिमानियों में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है, हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी स्थिति इसकी ऐसी है। ठीक है, अगला पॉइंट, केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। केवल 1% जल ऐसा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 1% जल है, ये जल भी भौम जल यानी कि पाताल में, नदियों में, झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी कि जल जो है, ठीक है, इसे मतलब ऐसा जल नहीं कि भाई भरा रखा है 1% जल और इसका हम उपयोग कर सकते हैं, और अगर भरा रखा होता तो अभी वो पूरा जल समाप्त हो चुका होता। समझ रहे ना, जल इतनी मुश्किल से मिलता है, तब तो लोग इसको खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। और अगर जल बिल्कुल आपको हाथ में दे दिया जाए, पैसों की तरह है। जी हाँ, पैसे अगर आपके पास में अधिक होंगे तो आप भाई मतलब उसको अंधाधुंध खर्च करेंगे, और अगर पैसा आपके पास में कम होगा तो आप उसको संभाल कर खर्च करेंगे। और जल कम है, इसके बाद भी हम इसको संभाल कर खर्च नहीं कर रहे। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है आपको, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर है। कितनी, बिल्कुल समान है, कुल मात्रा स्थिर है। अब आप कहें कि भाई हम 5 लीटर जल दिन भर में पीते हैं और टॉयलेट जाते हैं, ज्यादा 1 लीटर होता है, सारा जल जाता कहाँ है, हमको बताओ। तो भैया जो आपके अंदर से पसीना निकलता है वो कहाँ जाता है। दूसरी बात, आपके जो रोए हैं, ठीक है, रोए से जो पसीना निकलता है वो देखते हैं आप, वो तो अधिक गर्मी में देख लेते हैं। ठीक है, और जो आप नहीं देख पाते हैं वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, आपके शरीर से भाप निकलती रहती है, आपके शरीर से गर्मी निकलती है, तभी तो आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े गर्म होते हैं। ठीक है, गर्म होते हैं, और आपकी गर्मी से ही वो गर्म होते हैं, आपकी शरीर की गर्मी से। समझ रहे हो,
और आप जब बोलते हैं, सर्दियों में आप बोलते हैं तो आपने देखा होगा जब भी आप बोलते हैं तो आपके मुंह से भाप निकलती है, ठीक है। तो ये इससे भी क्या होता है कि जल की मात्रा इसमें भी कुछ मात्रा हल्की फुल्की होती है, आप छींकते हैं तब निकलती है जल की मात्रा, ठीक है। तो पानी को ना ही घटाया जा सकता ना ही बढ़ाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा बिल्कुल स्थिर है, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके इसकी प्रचुरता की इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है। जो जल है, जल की प्रचुरता में विविधता प्रतीक होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। देखिए, जल चक्र किसे कहते हैं, हमने आपको क्लास 6 और क्लास 7 में बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आपको बताया, एक बार फिर समझ लीजिएगा। क्या होता है कि भाई महासागरों में जल है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, उससे जलवाष्प बना, जलवाष्प बन करके मैदानी इलाके में आया और यहाँ पर बरस गया। बरसने के बाद में हम लोगों ने इसका उपयोग किया, उपयोग करने के बाद में फिर निकाला, फिर ये जलवाष्प के रूप में गया और फिर जाकर के बरसा, ठीक है। क्या हुआ कि महासागरों से वायु में गया, वायु से भूमि पर आया, भूमि से फिर पुनः महासागरों में, ऐसा इसका चक्र चलता रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई वर्षा से ही पानी खत्म होता है, पानी बरस कर नदियों में जाता है और नदियां बह करके फिर से महासागरों में मिल जाती हैं जाकर के। नदियां जितनी भी हैं सारी जाकर के महासागरों में ही मिलती हैं जाकर के, ठीक है। कहते ना, और आपने एक बात सुना होगा कि अगर बनना है तो महासागर कैसा अपना हृदय रखिएगा, जितने में जिसमें कितना भी पानी क्यों ना आ जाए, कभी उफान नहीं मारता। नदी में थोड़ा सा अधिक पानी आ जाता है, वो बाढ़ मार देती है, ठीक है। तो अपना हृदय किसका, समुद्र के समान विशाल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषक के कारण अलवणीय जल की पूर्णता आपूर्ति की कमी, एक मिनट, हाँ, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक सबसे पहला आता है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा आता है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, तीसरा आता है बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन। आपने देखा है कि जल की कमी हो रही है, जल की कमी हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। अब जल की कमी जो हो रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण निकल के आता है बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। इसका यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, क्या है, वर्ष 1975 में मानव उपभोग के लिए जो जल की खपत थी वो 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। एक वर्ष में इतना जल हम लोग उपयोग कर लेते थे, ठीक है। ये संख्या बढ़कर के सन 2000 में कितनी हो गई, 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, ठीक है। अभी भाई 2021 चल रहा है, यानी कि आपके सामने 21 वर्ष और हो गए, जनसंख्या डबल हो चुकी है, ठीक है। अब इस जनसंख्या को अगर आप देखोगे तो 6000 से अगर हम डबल नहीं भी करते हैं तब भी 9000 10,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष तो होगा ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, ठीक है। अगर भाई भोजन की मांग बढ़ेगी, ठीक है, तो फसलों की भी मांग बढ़ेगी, और जब फसल अत्यधिक मात्रा में उगाई जाएगी तो भाई उसमें पानी भी लगेगा और मतलब जैव पदार्थ भी डाले जाएंगे, तो पानी की उसमें भी मांग बढ़ी। इससे क्या हुआ, जो लवणीय जल है, ठीक है, इसके स्रोत धीरे धीरे सूखेंगे, ठीक है, जल प्रदूषक के कारण इसीलिए और बनते हैं, ठीक है। अगला मिलता है बढ़ता नगरीकरण, भाई जहां नहीं तहां घर बनाते जा रहे लोग हैं, ठीक है, और जहां घर बना लिया वहां का पाताल का पानी तो मतलब पूरा खींच कर निकाल के उसे नहाने धोने में, कपड़े धोने में और उद्योग में लगाकर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख खतरा है हमारे आपके सभी के सामने। बेहतर होता जीवन स्तर, भाई जितना आप देखें, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं अपने घरों में शावर भी लगाएंगे, ठीक है, अनेक प्रकार की मतलब अनेक प्रकार की टोटी लगाएंगे, समर बड़ी वाली होनी चाहिए, गाड़ियां हैं तो गाड़ियों को रोज धुला जाना चाहिए। एक आम आदमी का जीवन ले लीजिएगा, एक बाल्टी पानी में नहा लेता है, ठीक है, और दिन भर में जाना 4-5 लीटर पानी पी लेता है। और वहीं आप अंबानी के घर पे जाइएगा, दिन भर में कितना पानी का उपयोग होता है आपको पता है। तो जितना जीवन का स्तर बेहतर होगा उतना ज्यादा पानी का उपयोग होगा, और जितना अधिक नगरीकरण बढ़ेगा उतना अधिक पानी का उपयोग होगा। अगला पॉइंट मिलता है ये एक टपकता नल, ठीक है, जिससे एक एक बूंद पानी टपकता है, तो एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। कितना, 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। इतने जल में तो क्या क्या हो सकता है, जाने कितने लोगों की प्यास बुझ जाएगी। अगला पॉइंट, जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या है, इसको यहां पर समझिएगा। इसमें मिलता है कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, कई सारे ऐसे प्रदेश जहां पर जल की बहुत अधिक कमी है, जैसे कि अधिकांश अफ्रीका,
पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग आते हैं। इसके बाद में उत्तर पश्चिमी मैक्सिको हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग हैं इसमें आते हैं, ठीक है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना आज कर रहा है। तो ये कुछ आपको प्रदेश दिखाए जा रहे हैं जहां पर जल की उपलब्धता की काफी अधिक कमी है, जहां पर अलवणीय जल मौजूद नहीं है, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, पानी को मोल खरीद का पीते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल को खरीद कर पी रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई सरकार ने 100 रुपए लीटर क्यों कर दिया। वहां पर पानी के लिए ऐसे लड़ा जाता है, समझ रहे हो ना। अगला पॉइंट मिलता है, ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की कमी, जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है। यानी कि मौसम की जो मौसम है, ठीक है, वहां पर मतलब मौसम में विविधता पाई जाती है। भाई कभी वर्षा का मौसम होता है तो नहीं होता है, ठीक है। वहां पर वर्षा में भी विविधता होती है कि भाई वहां पर आज वर्षा होगी तो क्या पता चला कि भाई 6 महीने बाद वर्षा हो रही है, ठीक है। ऐसे देश जहां पर मतलब पानी की कमी है, वहां पर मतलब जहां पर अक्सर सूखा पड़ जाता है, वहां पर जहां पर जल की अभाव है, ठीक है, इस जहां पर सबसे अधिक इसकी समस्या है, वहां पर क्या है कि मौसम में विविधता भी पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा है। और इसका एक अगला उदाहरण यह भी मिलता है कि अति उपयोग, ठीक है, अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल का अभाव, यानी कि जल जो है वहां पर प्रदूषित हो चुका है। वहां पर अधिक मात्रा में फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्रियों की एक आदत होती है, आपको पता है, फैक्ट्री वाले मशीन लगा करके जल को शुद्ध करके छोड़ते ही नहीं कभी हैं, ठीक है। जल को ऐसा ही अशुद्ध मात्रा में छोड़ देते हैं। अभी लॉकडाउन लगा तो आपने देखा कि गंगा नदी मतलब शुद्ध हो गया, गंगा का जल उतना प्रदूषित नहीं रहा, शुद्ध हो गया, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। और जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हुई तो गंगा का जल फिर से प्रदूषित होने लगा, ठीक है। तो फैक्ट्री वाले जल को मतलब साफ करके अगर छोड़ेंगे तो जल प्रदूषित होगा ही नहीं, ठीक है। और जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल के अभाव का सामना करना पड़ता है और जल का अत्यधिक उपयोग भी इसका एक प्रमुख खतरा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 54 मिनट हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितनी जल्दी इस चैप्टर को साधारणतया हम खत्म कर सकें, ठीक है। और अब मिलता है जल संरक्षण के, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपसे निबंध भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे जल के ऊपर निबंध लिखने की बात कही जाए तो सब कुछ लिख डालिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सब लिखने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसके बाद भी इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या फिर आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक वाहित स्राव जल के प्रदूषक प्रमुख संदूषक है। आप समझिएगा, जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन, यानी कि बहुत जल्दी पूरित हो जाता है। आप खर्च कर लीजिएगा और बहुत ही जल्दी ये पुनः वैसा आ जाएगा, पानी बरसेगा और फिर से जल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका अधिक उपयोग करेंगे तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अगर समाप्त नहीं भी होगा तो जल जो होगा ऐसा प्रदूषित हो जाएगा कि आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। एक आपने कहानी सुनी होगी अंडे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की, ठीक है। तो अगर आप मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, आप डेली एक अंडा ले लेते उससे हैं और वो दूसरे दिन फिर अंडा देती है, आप उसका फिर उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर देंगे तो क्या दोबारा से सोने का अंडा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जल में भी है, जल आपको मिल रहा है, ठीक है, आपके पास में शुद्ध जल है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इतनी अधिक मात्रा में जल का उपयोग करेंगे कि भाई जल प्रदूषित हो जाएगा अधिक मात्रा में और जल मतलब शुद्ध रहेगा ही नहीं, तो आपको क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा फिर जल, ठीक है। जैसे कि पीछे वाले प्रदेश जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, जिसमें ये आपका अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, ये जो प्रदेश से जहां पर जल की उपलब्धता की कमी है, ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जल को जब भी आप छोड़ें, ठीक है, जब भी फैक्ट्री वाले छोड़ें तो वो जल को शुद्ध करके छोड़ें और पानी का कम उपयोग किया जाए। अगला पॉइंट है, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, क्या होता है कि भाई अधिकतर जो मतलब हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, तो खेती करने में क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ इसमें जिसकी दवाइयां काफी डाली जाती है। पहले क्या थे, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए चिड़ियां हुआ करती थी, ठीक है। अब रेडिएशन की वजह से चिड़ियां तो खत्म हो गई,
ठीक है। अब जब चिड़िया खत्म हो गई तो उन कीड़ों को मारने के लिए हम रासायनिक पदार्थ यानी कि कीटनाशक डालते हैं, और वो कीटनाशक पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। अब जब अवशोषित कर लेते हैं भाई, जल में मिलाकर हम डालते हैं और पेड़ पौधे उसे अवशोषित करते हैं, और उन पेड़ पौधे से जो हमको सब्जियां मिलती हैं उसे हम खा लेते हैं। तो भाई इससे भी हमारे अंदर जाता। दूसरा, ये देखिए, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। हाँ, अब इसको भी समझिएगा। क्या होता है, कहा जा रहा है कि भाई जल के द्वारा अधिकांश रसायन हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। क्या होता है भाई, हम लोग मतलब पानी का दुरुपयोग करते हैं और गंदा पानी नदियों में छोड़ देते हैं। ठीक है। और ये गंदा पानी नल के माध्यम से हमारे पास आता है और हम उसको पीते हैं। दूसरा कारण, जो जल होता है, ठीक है, जो जल होता है, जल को साफ करने के लिए क्या होता है कि कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इससे जो पानी होता है, पानी गंदा होता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप लोग जो आज प्यूरीफायर पानी पीते हैं, ठीक है, इस प्यूरीफायर पानी आपको जानते हो कैसे मिलता है? जो पानी पाताल से खींचा गया, ठीक है, उसे खींचने के बाद में उसमें से जितना शुद्ध जल था वो निकाल लिया जाता है, और जितना अशुद्ध जल होता है वो फिर से पाताल में भेज दिया जाता है, या फिर मतलब नदियों के माध्यम से बहा दिया जाता है। पानी मतलब बर्बाद काफी अधिक किया जाता है। अब जो पानी अशुद्ध होता है, जिसमें मतलब शुद्धता की कमी होती है, वो जाकर के नदियों में मिल जाता है और उस पानी को हम लोग पीते हैं। ठीक है। तो जो अधिकांश रासायनिक और अजैव पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनका निम्नीकरण होने के कारण क्या होता है कि जल द्वारा मानव शरीर में ये धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट मिलता है वन और अन्य वनस्पति। हाँ, एक चीज और, जो आप लोग मतलब प्यूरीफायर वाला पानी पीते हैं, आप मतलब डिब्बा जो लेते हैं, जो कि आमतौर पर आपको लोग दे जाते हैं, कह रहे कि प्योर वाटर है, ये बिल्कुल साफ पानी मिलता है आपको, जो हम मोल खरीदते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पानी में उसमें कुछ होता नहीं, केवल वो पानी होता है, उसके जितने भी अच्छे और बुरे गुण होते हैं सारे निकाल कर बाहर फेंक दिए जाते हैं। उसमें केवल और केवल पानी ही होता है, पानी में कोई भी अच्छा और बुरा गुण नहीं होता। जो मैगी वाले पानी होते हैं उनमें मतलब थोड़ा सा मतलब पदार्थ मिले होते हैं, चार्ज किए जाते हैं, लेकिन जो आमतौर पर आप वाटर मोल लेकर के पीते हैं, ये इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो देखिए, वन और जो वनस्पतियां होती हैं इनको लगाना चाहिए। ये क्या करते हैं कि भाई पानी को रोकते हैं, जो धरातलीय प्रवाह होता है पानी को, इसको रोकते हैं, और जो भूमिगत जल होता है वहां पर पानी को भेजते हैं, पानी को पाताल के अंदर भेजते हैं। ठीक है। तो इनको पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, सबसे पहला मिलता है। दूसरा ये कि जल संरक्षण पृथ्वी प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, जल का संरक्षण कीजिएगा। अगर आप जल का संरक्षण करेंगे तो इससे जो पृष्ठीय प्रवाह है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो मिट्टी का कटान होता है, ये भी इससे रुकेगा। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जो नहरें होती हैं, ठीक है, नहर खोदी गई और कच्ची रहती है नीचे, ठीक है, आसपास से यहाँ से कच्ची होती है, तो कहा जा रहा है कि अगर आप नीचे पक्का बना देंगे तो पानी का नीचे रिसाव नहीं होगा। ठीक है। और जो आपको खेती के लिए जल चाहिए है वो नहरों में बना रहेगा, और इससे आप अपनी खेती के लिए पानी ले सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होगा। स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाए, ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब छिड़काव वाली जो सिंचाव होता है, ठीक है, उससे अगर सिंचाव किया जाए तो इससे पानी की क्षति कम होगी। अगला पॉइंट, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का उपयोग होती है। ठीक है, उपयोगी है, बहुत उपयोगी होती है। ड्रिप और टपकन विधि वाली समझ रहे हो? मतलब पाइप में क्या होता है, ये जो ऐसे पाइप डाल दिया जाता है और पाइप में एक ऊपर का पाइप लगाया जाता है और यहाँ से पानी निकलता है, जहां से पानी निकलता है ऊपर ऐसे घूमने वाली टोटी टाइप की लगाई, एक पत्ती लगा दी जाती है जो घूमती रहती है। अब पानी जो निकलता है फव्वारा टाइप से हर तरफ ऐसे घूमता है, इसे टपकन विधि कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी विधि है जिससे कि इसका मतलब पानी का संरक्षण होता है। ठीक है। और मतलब ये एक अच्छा विधि है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पानी का क्या है कि बचाव होता है, पानी बचता है। अगला है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है, जहां पर मतलब अधिक वाष्पीकरण होता है वहां के लिए। हाँ, ठीक है। और सिंचाई की इस विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर है, अमरेली शहर के पास में तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। समझ रहे हो? सौराष्ट्र प्रदेश है एक, इसमें लगभग 1.25 लाख लोग रहते हैं। ठीक है।
यानी कि 1.25 लाख लोग यहाँ पर लमसम रहते हैं। और यहाँ पर रहने वाला एक अमरेली शहर है, और अमरेली शहर के पास में तालुकों से पानी खरीदने के लिए यहाँ के लोग निर्भर रहते हैं। अमरेली शहर में मतलब ये इतने लोग रहते हैं लगभग, और ये सारे लोग क्या पानी खरीदने के लिए लगभग अपने आसपास के जो ताल्लुकदार है, आसपास के शहर है, वहां से पानी को खरीदा करते हैं। अब आप समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट है, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एक विभिन्न एवं विभिन्न उत्पाद उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी होता है। क्या होता है कि पानी बरसता है, ठीक है, और रोडों से नालियों से बह करके वो जाकर के नदियों में मिल जाता है, और नदियों से वो बह करके जाकर समुद्र में मिल जाता है। ठीक है। तो आप इसको बचा सकते हैं भाई, जो पानी बरसे, या तो आप डायरेक्ट उसको पानी नीचे पाताल में चला जाए, इसके लिए कुछ उपयोगी मतलब वो रिसर्च बनाइएगा। ठीक है। अगर कोई पुराना ऐसा हैंड पाइप था जो कि खराब हो गया हो, तो उसके बोरवेल में उसको लगा दीजिएगा, ताकि जो भी पानी बरसे डायरेक्ट नीचे जाए। या फिर आप उस पानी को एकत्र कीजिएगा। दुबई वगैरह में ऐसा होता है। ठीक है। जो मक्का मदीना है, दुबई वगैरह, वहां पर पानी बरसाया जाता है, और जो पानी बरस के नीचे आता है उसको वो लोग सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। ताकि उसका उपयोग कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जब 2 घंटे की वर्षा होती है, 2 घंटे की वर्षा में लगभग 8,000 लीटर जल बचता है। ठीक है। 8,000 लीटर जल बरसता है। आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जैव मंडल के बारे में हम कम ही डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना तो आवश्यक है ही। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के बारे में आया है, तो इसमें जैव मंडल को समझिएगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर ये तीनों आकर के मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जहां पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम जहां कहीं भी रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर यहाँ पर, तो ये हमारा जैव मंडल है। ठीक है। अगला, पारितंत्र किसे कहते हैं? जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती हैं। क्या? एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। आपने देखा होगा जो हिरन होता है, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने, हिरन जो होता है क्या करता है? पेड़ पौधों को खाता है। यानी कि हिरन पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ये किस पर निर्भर है? सूर्य पर निर्भर है। अब हिरन तो पेड़ पौधों को खा लेता है। ठीक है। अब हिरन को कौन खाता है? शेर हो गया, ठीक है, तेंदुआ हो गया, चीता हो गए। ठीक है। तो ये सब किस पर निर्भर है? हिरन पर निर्भर है, या फिर ऐसे जो अन्य अन्य जीव है उन पर निर्भर है। अब इसके बाद में जो शेर हो गया, उसको मार के कौन ले जाता है? शिकारी ले जाता है। ठीक है। और शिकारी वापस से क्या खाता है? इनको तो खाता ही खाता है, साथ में पेड़ पौधे खाते हैं, तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। यानी कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, और इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपके सामने उदाहरण भी दिए गए हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं। ठीक है। और अपमार्जक के रूप में कार्य करती हैं। मैंने आपको बताया था, जो भी आजकल हम लोग फसलें करते हैं, खेती करते हैं, तो खेतों में जो दवाइयां डालनी पड़ती हैं, ये हमारी वजह से ही है। पहले चिड़िया हुआ करती थी, तो वो कीड़ों को खा जाती थी। ठीक है। पेड़ पौधों पर जो भी कीड़े आए, चिड़िया आई, बैठ गई, खा गई सबको। ठीक है। खा करके खत्म कर दिया। लेकिन अब चिड़िया ही नहीं रह गई, तो उन कीड़ों को खत्म करने के लिए हमको क्या रासायनिक दवाओं का उपयोग करना पड़ता है, और उन रासायनिक दवाओं का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो पहले चिड़िया एक अपमार्जक के रूप में कार्य करती थी। अगला पॉइंट है, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक हैं और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। गिद्ध जो होते हैं भाई, पहले क्या होता था? भैंस, बकरी, भेड़, ऐसे जो जानवर मर जाते थे, या फिर जो अन्य जानवर हैं, जब वो मर जाते थे, तो उनको किसी गड्ढे में या फिर किसी बाहरी स्थान पर डाल दिया जाता था, और उनको गिद्ध आकर के खा जाते थे। बड़ी मात्रा में गिद्ध थे पहले, बहुत मात्रा में। अगर आप आज से 20 साल पहले देखोगे, कि 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले बहुत अधिक गिद्ध हुआ करते थे। तो गिद्ध उनको खा करके 24 घंटे में समाप्त कर देते थे। फिर ना तो वो सड़ते थे, ना गलते थे, ना तो उनसे मतलब जो गंदी गैसें होती हैं, जहरीली गैसें निकलती थी, ना ही उनसे बीमारियां निकलती थी। लेकिन अब गिद्ध नहीं है,
और जब गिद्ध नहीं है तो क्या है कि जब जानवर को फेंक दिया जाता है तो जानवर सड़ने लगता है, सड़ता है, गलता है, उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, बदबू निकलती है, अनेक प्रकार की बीमारियां निकलती हैं, अनेक प्रकार के कीड़े उसमें जन्म लेते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है भाई, हम आप जो तो प्राणी सब हम आप संसाधन है एक। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जो पारितंत्र है ये संतुलन में बना रहे, इसके लिए चाहे वो पेड़ हो, कोई भी जीव हो, हर जीव मतलब इसके लिए उपयोगी होता है पारितंत्र के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन और अथवा इब्रुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते हैं और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्धों के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं, सपोज दैट कि आपके पास में एक भैंस थी। ठीक है, आप मान लीजिएगा कि आपके पास एक भैंस थी और आपने उसका इलाज करवाया, वो बीमार पड़ गई थी। ठीक है, और जब आपने इलाज करवाया तो पीड़कनाशी दवाइयां उसको दी गई, उसको इंजेक्शन लगाए गए। ठीक है, और वो जो इंजेक्शन थे, इंजेक्शन लगने के बाद भी वो भैंस आपकी नहीं बची, मर गई। ठीक है, अब जब वो भैंस मर गई तो आपने क्या किया, उसे किसी स्थान पर गाड़ने की जगह आपने उसे ऐसे फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो गिद्धों ने उसे खा लिया। अब जब गिद्धों ने उसे खा लिया तो जो भैंस को जो दवाएं दी गई थी, वो दवाएं भी उसके साथ में, भैंस के साथ में वो गिद्ध खा गए और उन दवाओं की वजह से जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध की किडनी खराब हो गई। किडनी खराब होने से गिद्ध मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब काफी अच्छा उदाहरण आपके सामने दिया गया है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि भाई जो दवाइयां हैं पीड़कनाशी, इनका उपयोग ना किया जाए। लेकिन भाई जो ये फार्मा इंडस्ट्री वाली कहाँ मानने वाले, इनको तो पैसा चाहिए, चाहे गिद्ध मरे चाहे इंसान मरे, चाहे बीमारियां फैलें, तो भाई उनको और दवाइयां बनाने का मौका मिलेगा। फिलहाल अब काफी रोक है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग होता है, आज भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और ये प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। भाई जो भी वनस्पति होती, पेड़ पौधे, उसकी वृद्धि किस रूप में होगी, ये तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करेगी। रेगिस्तान में अगर कोई पेड़ आप लगाओगे, ठीक है, तो उसकी वृद्धि उसके हिसाब से होगी। अगर आप किसी पेड़ को मैदानी इलाके में, ऐसे स्थान पर जहां पर पानी भी बरसता है और मतलब जलवायु अच्छी ठीक ठाक है, तो वहां पर उस पेड़ की वो पेड़ अलग ढंग से चलेगा। ठीक है, तो तापमान और आर्द्रता इस चीज को निर्भर करता है, इस चीज का निर्णय लेता है कि जो वनस्पति है वो किस तौर पर आगे बढ़ेगी, उसकी वृद्धि किस रूप में होगी। ठीक है, और विश्व की वनस्पति के मुख्य कारकों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्फ और टुंड्रा। जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ा था तो लास्ट चैप्टर में, और क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी हमने डिस्कस किया था कि वन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने वहां पर डिस्कस किया था। आप जाकर के वो वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, उनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आर्द्रता कम होती, जैसे आर्द्रता कम होती, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। देखिए मैंने आपको 2 प्रकार के वनों के बारे में बताया था, एक पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, पर्णपाती पतझड़ वन, और एक सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, तो जो सदाबहार वन होते हैं, इनका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। जो सदाबहार वन होते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन उग जाते हैं। और सदाबहार वनों में क्या होता है कि वहां पर हर मौसम में, मतलब वहां पर पानी ज्यादा बरसता है, इसलिए वहां पर क्या होता है कि पेड़ कभी पत्तियां अपनी गिराते ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग मौसम में मतलब थोड़ी बहुत पत्तियां पेड़ गिराते रहते हैं, तो वहां पर कभी पता ही नहीं चलता है कि पेड़ पौधों ने कब अपनी कितनी पत्तियां गिराएं। ठीक है, और पेड़ पौधे पत्तियां क्यों गिराते जानते हो? जल की ह्रास को रोकने के लिए, जल उनसे मतलब जल के ह्रास को रोकने के लिए, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं इनसे बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और जो पर्णपाती वन होते हैं, ये अपनी जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, ये मई वाला मौसम, ठीक है, और अप्रैल मई जून वाला मौसम आता है, इसमें अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, यूकेलिप्टिस का पेड़ हो गया, ठीक है, सागौन का पेड़ हो गया, ठीक है, ये अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब जैसे से आर्द्रता कम होती है वृक्ष, वैसे से वृक्ष का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण आपको मिलते हैं, एक पर्णपाती और एक कौन सा, एक सदाबहार वन का। ठीक है, बाकी वनों के बारे में हम डिटेल वीडियो ला चुके हैं, तो उसे हम यहाँ पर अधिक डिस्कस नहीं करेंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, जिसे विश्व की घास स्थल का निर्माण होता है।
देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, विश्व में घास स्थल भी पाए जाते हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहां पर छोटी छोटी घास उग जाती है। और ऐसे स्थान पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? हिरन हो गया, ठीक, हिरन के बाद में जो लंबी गर्दन वाला जिराफ होता है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शेर चीता वगैरह भी होते हैं जो कि इनका शिकार करके खाते हैं, ठीक है। तो जो वर्षा वन होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और जहां पर सामान्य वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उग जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। अगला पॉइंट, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं। जहां पर क्या होता है कि बहुत कम वर्षा होती है, जैसे कि रेगिस्तान है, ठीक है, सारा का रेगिस्तान है, तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ उगेंगे? गुल्म वगैरह वाले पेड़, कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म के पेड़ उग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि मतलब पानी की हिरास को रोकने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती हैं और मोम की परत इन पत्तियों के ऊपर होती है। मोम की परत यानी कि आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की पॉलीथीन की लेयर, ठीक है, जिससे कि पानी इनसे कम वाष्पित हो, ठीक है, पानी को संरक्षण करने के लिए। अगला, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति में। इसके बारे में हमने आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ाया था। अधिक एक्सप्लेन करने की आई थिंक यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन, हाँ, अगला पॉइंट ये आपको मिलता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जाए। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है, कितनी प्रकार की वनस्पतियां क्या क्या पाया जाता है। अब इसके संरक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। आपने देखा है कि जो वन हैं, ठीक है, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था कि जो आपके अमेजन वाले जंगल है, ठीक है, तो वो जंगल किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं। पहले इतने बीच में थे, ठीक है, धीरे से इतने बीच में हुए, अब वो केवल इतने बीच में रह गए हैं, ठीक है, इतने बीच में रह गए, बाकी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है, ठीक है। तो जो जंगल है इनको बचाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जंतु जो होते क्या किया कि वन को समाप्त कर दिया गया, जंगल समाप्त कर दिए गए, इसीलिए तेंदुआ और शेर वगैरह कहां पर आ जाते हैं? मैदानी इलाके में, इंसानी बस्ती में आ जाते हैं, फिर उनको पकड़ करके जेल में बंद किया जाता है। भाई चिड़ियाघर में बंद किया था कि नहीं बंद किया था? ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सी जातियां सुरक्षित अथवा संकटापन्न है, जैसे कि अगर आप हमिंग बर्ड को देखोगे, ठीक है, तो छोटी सी चिड़िया है और आज बहुत ही संकटापन्न है। तेंदुआ को आप देख लो, ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं। बाघ को आप देख लो, बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और वो जीव है जिससे चीनी लोग बहुत अधिक खाते हैं, पेंगोलियन, जने क्या मैंगोलियन टाइप का एक होता है, नाम याद नहीं, हाँ मैंगोलियन ही है शायद, ठीक है, उसको चीनी लोग ज्यादा खाते हैं, तो वो भी संकट में है, ठीक है। ऐसे जीव इनकी हमको इनको सुरक्षित करना होगा, ठीक है। कुछ तो लुप्त होने के कगार पे हैं। अब क्या है कि सांप जो होते हैं लोग उनको देखते हैं, अगर घर में आए तो मार देते हैं, मारना नहीं चाहिए। जानते हो क्यों? सांप क्या करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनको अवशोषित करते हैं, ठीक है, और इससे उनके अंदर जहर का निर्माण होता है। तो इनको, ये हमारे आसपास की जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इनको मारना नहीं चाहिए, इनको पकड़ के जंगल में छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इसे इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि वन को काट दिया, ठीक है, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्राकृतिक संसाधन है लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मृदा अपरदन हो रही है, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, यानी कि जब वन को काट दोगे तो मिट्टी का अपरदन हो गई होगा। पेड़ की जड़ें थी, मिट्टी को बांध के रखती थी, अब भाई उनको छोड़ दिया गया। भाई इसका उदाहरण आप यहाँ पर ले लीजिएगा, किसी पार्टी का कोई एक नेता है, अब अगर वो नेता मर जाता है तो उस पार्टी जो होगी उसकी छिन्न भिन्न होने लगेगी। ऐसा ही मिट्टी को बांध के रखने वाली पेड़ की जड़ें होती, पेड़ को आपने काट दिया, पानी बरसा, मिट्टी बह गई, ऐसा होता है, ठीक है। निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन, भाई क्या हुआ, पेड़ निर्माण कार्य करने के लिए आपने क्या किया कि मैदान बनाने के लिए पेड़ को काट दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वहां पर पानी अगर बरसेगा तो मिट्टी का अपरदन हो गई होगा। भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। तो भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो कि मिलकर के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि भाई उत्तराखंड की तरफ भूस्खलन हुआ था, ठीक है, और इससे कई लोगों की जान भी गई है। क्या है, वहां के जंगलों को काट दिया गया, डैम बनाए गए,
सड़कें बनाई गई, ठीक है, इसीलिए तो वहां पर ये भूस्खलन आया था, पेड़ पौधों को काट दिया गया। अब इसका अगर उपाय नहीं किया जाएगा तो ऐसा बार बार होगा, ठीक है। और मतलब अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, तो इसके लिए भी ये खतरा है। अगला पॉइंट, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ावा है। देखिए क्या होता है कि अनाधिकार शिकार हो रहा है, ठीक है, बाघ का शिकार कर लिया जाता है, ठीक है, उसकी खाल को बेचते हैं। इसके बाद में जो आपके मगरमच्छ मिलते हैं, इनका शिकार करते हैं लोग, कछुए का शिकार कर लेते हैं, ठीक है, इनका शिकार करना, चिड़ियों को शिकार करते हैं, ठीक है, और जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, ठीक है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। जैसे कि दांत की बात अगर की जाए तो जो आपका ये हाथी मिलता है, हाथी दांत को तोड़ने के लिए हाथी को मार दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम खाल की बात करते हैं, ठीक है, तो खाल किस किस की पशुओं की खाल ली जाती है। एक तो आपका मगरमच्छ हो गया, इसकी खाल बहुत महंगी बिकती है, लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तेंदुआ वगैरह हो गया, इनकी खालें लोग ले लेते हैं इनसे। इसके बाद में और कई कई प्रकार के ऐसे जंतु हैं जिनकी खाल को लेने के लिए उसे मार दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नाखून भी कई सारे जंतुओं के होते हैं जिनको तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। दांत भी कई सारे जंतुओं के ऐसे होते हैं, ठीक है। और मोर के पंख लेने के लिए मोर को मार दिया जाता है। सींग लेने के लिए बारहसिंगा जैसे है, ठीक है, उसको और एक होता है जिसके नाक पर सींग उगता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, ठीक है, तो उसको भी मारने, गेंडा टाइप का होता है, ठीक है, तो उसको भी मार दिया जाता है वो सींग लेने के लिए। तो ऐसे इस पर गैर कानूनी व्यापार, इस पर मतलब क्या है कि रोक लगाई गई है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इनका शिकार होता है। इससे क्या हो रहा है कि ये प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। अगला, इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक, अब देखिए जो ब्लैक बक है ये एक प्रकार का हिरन है जिसके पास में सींग होते हैं काफी बड़े बड़े, इनके सींग को लेने के लिए इसे मार दिया जाता है। मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, ठीक है, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है, ठीक है। अगर इनका संरक्षण किया जाएगा तभी ये बचेंगे, नहीं तो ये समाप्त हो जाएंगे एक दिन। जैसे कि अगर आप आज देखोगे तो डायनासोर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्यों नहीं मिलते हैं भाई, इनका मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म हो गए। हमिंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया थी, बहुत ही सीधी चिड़िया होती है, आज नहीं मिलती है आपको, और इसका व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, ठीक है। जहां कहीं भी होती हैं वहां से लोग पकड़ करके बेचते हैं इनको, ठीक है। चिड़ियों को पकड़ करके जाल में बंद करने से क्या मिलता है भाई, अगर ये प्रकृति में ऐसे घूमेंगी तो जिंदा रहेंगी, ठीक है, उनके आवास उनको मिलेंगे। पिंजड़ों में बंद करके रख करके आप पाप ले रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान खोले गए जहां पर मतलब जब भी कोई जीव संकट में होता है तो उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान खोले जाते हैं, वहां पर उसे छोड़ा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान किसी भी जीव को जो संकट में होता है उसको वहां पर रखने के लिए खोले जाते हैं और काफी बड़े क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य खोले जाते हैं, जैव मंडल नीचे होते हैं, ठीक है, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। और संकरी झाड़ियां, ठीक है, सॉरी, संकटी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए काफी आवश्यक है, ठीक है। तो इनका नष्ट होने से बचाना चाहिए इनको, नहीं तो भाई एक दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग मारते हैं। मोर को मारकर इनके पंखों को बेचते हैं और लोग बड़े शौक से इनके पंखों को खरीदते हैं। भाई मत खरीदो, मत खरीदो, शेरों को मत मारो भाई, हिरन को मत मारो, इसके बाद चीता को मत मारो, ठीक है। भारतीय सारंग को क्यों मारते हो, मत मारो। अगला पॉइंट मिलता है एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी जिसको साइट्स कहा जाता है। क्या ये का इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि संकट में हैं, उनको बचाने के लिए ये एक साइट्स नाम की मतलब एक पद्धति चल रही है, एक मतलब का योजना बनाई गई है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों को की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी प्रकार के जो पक्षी हैं और जो प्राणी हैं इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। पौधों और प्रजातियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, ठीक है। और जो ये साइट्स है सरकार के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है सरकारों के बीच में, ठीक है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वन्य प्राणी
एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा ना हो। कई बार क्या होता है, आपने अभी मतलब सुना होगा, एक बार मतलब ये वीडियो कई सारे आते रहते हैं, ठीक है। एक बार जो आपके ए टू मोटिवेशन इन्होंने बताया था एक वीडियो में कि एक व्यापारी था जिसने क्या किया था कि अपने शरीर पर कई सारी चिड़ियों को बांध लिया। भाई ऐसे इस पर प्रतिबंध लगा था। तो लोग व्यापार करते हैं मतलब अंदरूनी तरीके से, नीचे से, तकिए के नीचे से व्यापार करते हैं, समझ रहे हो। मतलब ब्लैक मार्केट में इन चिड़ियों को, इन जंतुओं को, इन पेड़ों को बेचा जाता है, जो चिड़ियां बहुत ही कम मात्रा में रह गई हैं, ठीक है। इनको बेचा जाता है, तो इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। साइट एक है, ये सरकारों के बीच में समझौता हो जिसमें कहा गया है कि भाई इनका मतलब व्यापार ना किया जाए, इनको ना मारा जाए। कुछ प्राणी हैं और कुछ पौधे, मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, जिनके व्यापार पर और इनको मारने पर प्रतिबंध लगाया गया। भालू हो गए, डॉल्फिन हो गए, कैक्टस है, प्रबाल है, ठीक है, ऑर्किड है, और एलो, ऑर्किड और एलो, मतलब कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि भाई इनको ना मार सकते हो ना इनका व्यापार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल कहाँ कोई मानता है, नेता लोग अपने पीछे से करवाते हैं, ठीक है। तो ये चलता रहता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाया गया। दो और ये टॉपिक हैं, बस चैप्टर खत्म, ठीक है। तो जैव मंडल नीचे किसे कहते हैं? ये बौद्धिक नेटवर्क से, ये एक बौद्धिक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। जैव मंडल नीचे कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है। वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला होती, ठीक है। काफी देर हो गया, काफी टाइम हो गया वीडियो, 1 घंटा 23 मिनट का लगभग। इतना बड़ा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया, और आपको पता है इससे पहले मैंने इसका कंप्लीट वीडियो बना लिया था, और फिर क्या हुआ, बीच में मैंने वीडियो रोका और वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब खत्म हो गया वीडियो। 1 घंटे से ऊपर का बन चुका था, ठीक है। और फिर मुझे दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, ठीक है। तो ये जो जैव मंडल नीचे है क्या है? ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच में विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया जाता है प्राकृतिक क्षेत्र। जहां पर कह दिया गया कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर आप शिकार नहीं कर सकते, वहां पर जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो अपने उनका ही एरिया होगा, वहां पर ना तो आप जा सकते, ना ही किसी चीज का निर्माण कर सकते, ना ही पेड़ पौधे तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैव मंडल नीचे भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये हमारा आज का चैप्टर, ये हमारी आज की मेहनत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। काफी दिन हो गए, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है अभी तक, ठीक है। और जिन लोगों को क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, वो लोग सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। मेरे पास मैसेज कम किया करें, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, और सफलता मंत्र ऐप पर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लास 6 से 12 तक के नोट्स हम कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज हम लाए थे आपके लिए, उसमें थोड़ा सा लेट हुआ हूं मैं, लेकिन हाँ, हम सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाएंगे। और इसका जो अगला चैप्टर है उसका वीडियो कल आएगा, आज इसका आया है, कल उसका मिलेगा। और इसी प्रकार से डेली हम कोशिश करेंगे कि अब 1 या फिर 2 प्रोवाइड आपको करें वीडियोस, ठीक है। और शाम को टेस्ट भी होगा, याद रखिएगा, शाम को इसका टेस्ट होगा, इसका नहीं, जो हमारे पीछे के ज्योग्राफी के चैप्टर छूटे हुए उनका। जिन लोगों ने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, भाई ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।